वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस क्लास में आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझने के लिए, चुटकियों में इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको इस क्लास को पूरा देखना होगा और अच्छे से नोट बनाना होगा। मैं क्लास शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इस टेंस का पहचान समझाता हूँ। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज का हमारा हेडिंग, आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, इसका पहचान समझिए। इसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, गा होगा, गी होगी आदि शब्द आते हैं। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसके वाक्य के अंत में गा होगा, गी होगी, गे होंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द हिंदी का पहचान आता है। ठीक है, ये तो हिंदी का पहचान हो गया, लेकिन हिंदी का पहचान आप रटिए नहीं, इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई कार्य फ्यूचर में पूरा हो गया होगा। देखो, मैं परफेक्ट टेंस का मतलब यही बताता हूँ कि परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा। तो जो काम पूरा हो जाता है, पूरा हुए काम को दिखाने के लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जो काम प्रेजेंट में पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जो काम फ्यूचर में पूरा हो गया होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि वह काम पूरा हो गया। जैसे आपने किसी को काम दिया था कि घर का साफ सफाई कर देना, अब तुम घर छोड़ के चले गए दूसरे जगह। तो जब दूसरे जगह चले गए, वहाँ पर बैठ के तुम सोच रहे हो कि घर का जो साफ सफाई का काम है वो पूरा हो गया होगा। तुम कह रहे हो कि घर साफ हो गया होगा, तो साफ करने का जो काम था वो पूरा हो गया होगा। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा दोस्त वहाँ पहुँच गया होगा। अब पता नहीं वो आया है कि नहीं आया है, ये कन्फर्म तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ कि वह वहाँ पहुँच गया होगा। तो उसका जो पहुँचने का काम है वो क्या हो गया, पूरा हो गया, अर्थात वह इंसान उस स्थान पर पहुँच गया होगा। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है कि फ्यूचर में कोई कार्य क्या हो गया होगा, पूरा हो गया होगा। वह पैसा लेकर आ गया होगा, तुम्हारा दोस्त खाना बना लिया होगा। अब देखो, चाहे मैं बोलूँ बना लिया होगा, चाहे बना चुका होगा, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बना चुका है बोलूँ या बना लिया होगा बोलूँ। इट्स अप टू मी। तो हिंदी का पहचान अगर रटेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि परफेक्ट मतलब सिंपल सी बात, जो काम पूरा हो जाएगा उसी को बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर मतलब भविष्य में, तो जो भविष्य में काम पूरा हो गया होगा उस काम को बताने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। आई होप कि आपको हिंदी का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी का पहचान क्या है कि इसके वाक्य अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगा आएगा। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में कोई काम पूरा हो गया होगा। बेटा बात समझना, फ्यूचर मतलब भविष्य में जो अभी हुआ नहीं है। तो जो काम आप सोच रहे हैं कि ये काम पूरा हो गया है, ये काम पूरा हो गया होगा, जिस काम को आप सोच रहे हैं उसी काम को बताने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, अब देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, आप इसी के अनुसार आपको ट्रांसलेशन करना है। आपको पहचानना होगा कि देखो सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या क्या होते हैं, पहचान आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव तरीके से बात कहते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। जो काम किया होगा तो सब्जेक्ट का इंग्लिश पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करेंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आप बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि कहाँ विल कहाँ शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि आई और बी के साथ आप लगाना चाहें तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ठीक, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद हैव लगाना है। यहाँ सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा। हैव के बाद आपको लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें परफेक्ट टेंस में आपको हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगा देना ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, ठीक, जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। हेल्पिंग ऑफ जो सहायता कर रहा है कि वो कौन से टेंस में है ये बताने की सहायता करता है। मेन वर्ब मतलब उसकी क्रिया। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो अन्य शब्द आ जाते हैं उसी को कहते हैं अदर वर्ड कहते हैं। तो ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड। तो मैंने चौक बचाने के लिए यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। निगेटिव में सब्जेक्ट लिखना है, शैल या विल में से दोनों में से कोई लिखना है। तो अब देखिए, जो नॉट है हैव के पहले आएगा, तो नॉट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएगा, फुल स्टॉप लास्ट में। इंटेरोगेटिव का मतलब जो हम सवाल पूछना शुरू कर देंगे उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। तो अगर डब्ल्यू चोट रहेगा तो डब्ल्यू चोट का इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा, लेकिन डब्ल्यू चोट नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन जो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर डब्ल्यू चोट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखेंगे।
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हैव के बाद मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा साइड हो जाना सो दैट आप स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल फिलहाल के लिए लिख के रखूँ, अभी मैं आपको सबका 5 एग्जांपल दूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी समझ में आएगा, ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे, बस आप इस क्लास को पूरा देखिए। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि वह घर पहुँच गया होगा, वह घर पहुँच गया होगा। अब देखो इसमें घर पहुँचने का काम कौन किया है, वह है, तो जो वह है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट वह है मतलब ही, तो ही हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, विल या सेल दोनों में से कोई एक लगाना है। तो मैंने अभी बताया बेटा कि आई और बी दो सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। और आई और बी को छोड़ के बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो देखो तो ही विल हो गया। अब क्या लिखना है, ऐसा दोनों में से कोई एक हो गया। अब क्या लिखना है, हैव, तो हैव आ गया। हैव के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसका काम क्या है, घर पहुंचना, तो रीच मतलब पहुंचना, थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड, घर पहुंच गया होगा, द होम या सिर्फ होम लगा सकते थे आप। सो ही विल हैव रीच्ड द होम। तो एक एग्जांपल मैंने लिख के रखा। अब मैं बोर्ड को क्लीन करूंगा, मैं अफर्मेटिव का 5, निगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव का 5 और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का 5 सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर पाए। तो हम लोग अफर्मेटिव से शुरू करेंगे सेंटेंस। अफर्मेटिव मैं आपको 5 बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अफर्मेटिव से मैं शुरू करता हूँ। अफर्मेटिव का मतलब एक ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव तरीके से कहा जाता है, सकारात्मक तरीके से कहा जाता है, उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अफर्मेटिव का 5 एग्जाम्पल, उसके बाद मैं फिर निगेटिव दिखाऊंगा, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, सबका मैं 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले अफर्मेटिव का आपको 5 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं इंग्लिश बोर्ड पे लिखूंगा, हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, वह पैसा जमा कर दिया होगा, वह पैसा जमा कर दिया होगा। तो ही विल हैव, अब जमा करना मतलब दे दिया होगा या पेड कर दिया होगा। तो चलो ही विल हैव पेड द मनी, ही विल हैव पेड द मनी, वो पैसा जमा कर दिया होगा, ही विल हैव पेड द मनी। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा भाई यह खेल जीत गया होगा, तुम्हारा भाई यह खेल जीत गया होगा। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर विल हैव ऑन द गेम, योर ब्रदर विल हैव ऑन द गेम, खेल जीत गया होगा। अच्छा यह खेल था तो दिस गेम होगा, दिस गेम, योर ब्रदर विल हैव ऑन दिस गेम। नेक्स्ट सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, रामू कपड़ा धुल दिया होगा। अब देखो मैं चाहे धुल दिया है बोलूँ, चाहे धुल चुका होगा, चाहे धुल दिया होगा या धुल चुका होगा, बात वही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रामू का जो कपड़ा धुलने का काम था वो क्या हो गया, पूरा हो गया होगा। मेरा कहने का सेंस बस यही था। तो आप हिंदी का पहचान मत समझिए, आप ये समझिए कि काम पूरा हो गया होगा, ये समझिए बेटा। तो रामू कपड़ा धुल दिया होगा, तो रामू विल हैव washed, washed the clothes। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ध्यान से देखो। तो सब में बेटा मैं एक ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव लगा रहा हूँ, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ। कहोगे सर अदर वर्ड नहीं लगा रहा, चलो अदर वर्ड का प्रयोग करके दिखा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, वह कल तक उसे पीट दिया होगा, वह कल तक उसे पीट दिया होगा, वह कल तक उसे पीट दिया होगा। ही विल हैव, पीट दिया होगा मतलब बीटन, उसे मतलब हिम, कल तक बाई टुमारो, बाई TMORROW, बाई टुमारो। ही विल हैव बीटन हिम बाई टुमारो। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में काउंट करेंगे।
बीटन थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये है तुम्हारा बाय टुमारो अदर वर्ड है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब आसानी से आप ट्रांसलेट करिए। वह पानी पी लिया होगा, ही विल हैव ड्रंक द वाटर। वह डांस कर लिया होगा, ही विल हैव डांस्ड। वह अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरह से आप जितना मर्जी उतना बनाइए, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वे पैसा छुपा दिए होंगे, वे पैसा छुपा दिए होंगे। छुपाएंगे नहीं तो देना पड़ जाएगा, तो वे पैसा छुपा दिए होंगे, तो वे पैसा छुपा दिए होंगे। दे विल हैव, छुपाने के लिए होता है हिडन, थर्ड फॉर्म हिडन होता है, फर्स्ट फॉर्म हाइड होता है। हिडन द मनी, दे विल हैव हिडन द मनी। इस तरह से 5 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको 5 नेगेटिव बना के दिखाता हूँ, तो पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको निगेटिव का मतलब सिंपल सा है, जिसमें नहीं लग जाएगा वो निगेटिव बन जाएगा। बेटा सब आसान है, एवरीथिंग इज़ क्वाइट ईजी, इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे समझना चाहते हैं। आपको अगर चीज़ें लग रहा है कि आप चीज़ें कठिन है तो वाकई कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आसान है तो आसान लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की कोई चीज़ ना कठिन है ना ही कोई चीज़ आसान है। इस सारा का सारा जो प्रोसेस है हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम सोचते हैं कि यह चीज़ बहुत कठिन है तो वाकई वह चीज़ हमारे लिए कठिन बन जाएगा, लेकिन जब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि ये चीज़ आसान है तो ये चीज़ हमारे लिए आसान बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रात में कहीं पैदल ट्रैवल किए हैं, यात्रा किए हैं, तो दूर कहीं कोई आकृति दिखती है, शेप दिखता है, आप मन में इमेजिन करते हैं कि यार वो तो कोई जानवर है, तो वही काला आकृति लगता है कि चल रहा है। लेकिन जब दोबारा फिर आप मन में बोलते हैं कि नहीं यार कोई जानवर नहीं होगा, कोई पेड़ होगा, तो वही सेम आकृति आपको रुका हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा ही बाहर चीज़ें हमें दिखता है। तो वैसा ही कोई भी कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता है, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा वो बन जाता है, ठीक है। तो इसको आसान समझने का प्रयास कीजिए। टॉपिक पीस ऑफ केक है, आसान है, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। निगेटिव में हम लोग 5 एग्जाम्पल का हमारा टारगेट। निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं लिख सकते, लग जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, रामू रामू किताब नहीं फाड़ा होगा। रामू बहुत शरीफ लड़का, वो किताब नहीं फाड़ा होगा। रामू किताब नहीं फाड़ा होगा। रामू विल नॉट हैव, फाड़ना का थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न द कॉपी। रामू विल नॉट हैव टॉर्न द कॉपी। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी सिस्टर कमरा साफ नहीं की होगी। तुम्हारी सिस्टर कमरा साफ नहीं की होगी क्यों? क्योंकि 1 नंबर कामचोर है, जब देखो सोई रहती है कुंभकर्ण की बहन कहते हैं उसको, ठीक है। तुम्हारी बहन कमरा साफ नहीं की होगी, तुम्हारी बहन। तो तुम्हारी बहन योर सिस्टर विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। लो, है ना आसान? आसान है। स्ट्रक्चर देखो, जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर उसको सामने खोल के रखो, एक एक शब्द पकड़ पकड़ के लिखते जाओ, आसानी से ट्रांसलेशन होता जाएगा। हाँ, वोकैबुलरी की आपके पास कमी हो सकता है, तो उसके लिए आप मीनिंग का लिस्ट बनाइए, उसको डेली याद करिए, सुबह शाम याद करिए, उठते बैठते जागते याद करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ें याद तभी होगा जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो चीज़ें भूल जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से चीज़ें याद रहती है लंबे समय तक। हाँ, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, अभी गेम चल रहा होगा, अभी कैसे खेल लेंगे। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल। दे विल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल। चलिए, कहेंगे सर हर जगह विल का प्रयोग करें, शैल का प्रयोग नहीं करना है। चलो शैल का प्रयोग करके दिखा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, हम उसे नहीं डांटे होंगे, मतलब हम उसे नहीं डांट चुके होंगे, या हम उसे नहीं डांटे होंगे, हम उसे नहीं डांट चुके होंगे। तो वी शैल नॉट स्कोल्डेड हो, स्कोल्ड के लो, ये स्कोल्डेड, हाँ, वी शैल नॉट स्कोल्डेड हिम। वी शैल नॉट, अरे भैया हैव तो लगा दो। लो, हंसना मत गधे, बहुत मारेंगे। हैव लिखा तो तुम्हें दिख नहीं रहा था हैव, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नॉट के बाद हैव लिखा हुआ था, स्कोल्डेड।
मेरा स्पेलिंग कभी जीवन में गलत ना हुआ ना गलत हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। तो हैव लिखा था लेकिन आपको दिख रही है आपकी गलती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल में 5 एग्जाम्पल लिखा था नेगेटिव का। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दादाजी बाजार से अभी नहीं लौटे होंगे, तुम्हारे दादाजी बाजार से अभी नहीं लौटे होंगे। तो तुम्हारे दादाजी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी बेचारे धीरे धीरे चल रहे होंगे, सो योर ग्रैंड फादर विल नॉट हैव, लौटना का इंग्लिश होता है रिटर्न, RETURN, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। लो बन गया सेंटेंस, 5 बना के मैंने दिखा दिया, आसान था। अब आप जितना मर्जी बनाइए, वे पैसा नहीं चुराए होंगे, दे विल नॉट हैव स्टोलन द मनी, वे इसे नहीं डांटे होंगे, दे विल नॉट हैव स्कोल्ड हिम, वे वहाँ से नहीं गए होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन फ्रॉम देयर, वे मुंबई नहीं पहुँचे होंगे सॉरी, दे विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई, वे यहाँ नहीं पहुँचे होंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड हियर। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन कब बनाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा भैया, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा इंटेरोगेटिव की तरफ। तो 5 सेंटेंस मैं आपको इंटेरोगेटिव बना के दिखाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो 5 एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर नहीं नोट कर पाए होंगे तो दोबारा वीडियो पीछे करके देखेंगे, तो हाँ थोड़ा वॉच टाइम मेरा बढ़ जाएगा। तो पहले एक बार देख लेना, उसके बाद ही नोट बनाना, ठीक है। इससे डबल मेरा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल पूछना होता है। तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी बेटा कि इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप होता है, एक WH फैमिली टाइप होता है। यस या नो टाइप मतलब एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम यस या नो बोल के दे सकते हैं, उसे बोलते हैं यस या नो टाइप। और एक ऐसा क्वेश्चन जिस सवाल का जवाब हम यस या नो बोल के नहीं दे पाते, बल्कि उसमें हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव। तो 2 में WH फैमिली टाइप का दिखाऊंगा और 3 में यस या नो टाइप का दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं 3 यस नो टाइप का दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या वे खाना खा लिए होंगे, क्या वे खाना खा लिए होंगे। तो इसमें देखो हेल्पिंग को पहले आ जाएगा, विल दे हैव ईटन फूड, विल दे हैव ईटन फूड, विल दे हैव ईटन फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या वह कपड़ा क्या वह कपड़ा छुपा दी होगी, क्या वह कपड़ा छुपा दी होगी। छुपाने के बनाए थे अभी, छुपाने के नहीं दूसरा बनाते, क्या वह कपड़ा सुखा दी होगी, ठीक है। क्या वह कपड़ा सुखा दी होगी। तो विल सी हैव, सुखाने के लिए होता है ड्राई फर्स्ट फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म ड्राइड हो जाएगा। सो विल सी हैव ड्राइड द क्लोथ्स। लो बन गया, आसान था। एक और इंटेरोगेटिव WH टाइप, सॉरी यस या नो टाइप का, क्या वह पैसा लाया होगा, क्या वह पैसा लाया होगा। तो विल ही हैव ब्रॉट। लो, ब्रॉड का स्पेलिंग भैया क्या मैं बताऊं, आज तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। ब्रॉट BROUGHT, विल ही हैव ब्रॉट द मनी। लो सेंटेंस बन गया, आसान है। अब कहना मत सर गलत हो गया था, आपको गलत नहीं हुआ, तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा चौक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब 2 मैं आपको WH टाइप को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वे अभी क्यों नहीं आए, सॉरी क्यों नहीं आने चाहिए। क्या वह अभी वहाँ क्यों गया होगा, वह अभी वहाँ क्यों गया होगा, वह अभी वहाँ क्यों गया होगा। तो क्यों मतलब व्हाई विल ही हैव, गया मतलब गॉन, देयर नाउ मतलब अभी। लो सेंटेंस बन गया। चलो एक लास्ट बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ कौन अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा, कौन होमवर्क पूरा नहीं किया, नहीं आना चाहिए, कौन होमवर्क पूरा किया होगा, कौन होमवर्क पूरा किया होगा, ये बनाते हैं। कौन होमवर्क पूरा किया होगा, हु विल हैव completed the homework,
हु विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। कहोगे सर इसमें तो डब्ल्यू चढ़ाया लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया, तो बेटा जिसमें हु आता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता पूछने के लिए ही करते हैं हु का प्रयोग, दैट इज वाई। चलो एक मैं दिखा देता हूँ जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ठीक है, हु का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, हाउ का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वह कैसे मछली पकाया होगा, वह मछली कैसे पकाया होगा, वह मछली कैसे पकाया होगा, तो हाउ विल ही कुक्ड द फिश। तो बन गया सेंटेंस। तो मैंने आपको इसका 6 बना के दिखा दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, यस या सॉरी इंटेरोगेटिव जो होगा और निगेटिव भी होगा, हमारा अंतिम टॉपिक है, ठीक है। तो 6 एग्जाम्पल आप इसको नोट कर लीजिएगा। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब होता है बेटे एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम सवाल भी पूछेंगे और नहीं शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, उसी सेंटेंस को कहते हैं यस या नो। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव वाक्य कहते हैं, ठीक है। अंतिम टॉपिक है हमारा, इसके बाद क्लास ओवर किया जाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है अब, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 3 आपको यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव दिखाऊंगा और 3 में आपको डब्ल्यू एफर्मेटिव टाइप का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या वह उसे नहीं बुलाया होगा, क्या वह उसे नहीं बुलाया होगा, क्या वह उसे नहीं बुलाया होगा, विल ही नॉट हैव कॉल्ड हिम। लो बन गया सेंटेंस, विल ही नॉट हैव कॉल्ड हिम, क्या वह उसे नहीं बुलाया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या वह अभी तक नहीं नहाई होगी, क्या वह अभी तक नहीं नहाई होगी। तो ठंड में भैया 10-10 दिन लोग नहीं नहा रहे हैं, तो अभी की क्या बात है, फिलहाल आप स्टूडेंट तो आप नहाते होंगे, ठीक है। क्या वह अभी नहीं नहाई होगी। सेंटेंस बनाते हैं, विल सी नॉट हैव बेथड नाउ। नाउ मतलब होता है अभी, 2 बन गया सेंटेंस। विल सी नॉट हैव बेथड नाउ। तीसरा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या वह उसे नहीं समझाया होगा, क्या वह उसे नहीं समझाया होगा, क्या वह उसे नहीं समझाया होगा, विल ही नॉट हैव। अब समझाने का इंग्लिश होता है एक्सप्लेन्ड हिम। तो सेंटेंस बन गया। अब मैं आपको 3 दिखाता हूँ जिसमें डब्ल्यू भी होगा और मतलब निगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव तो होगा, लेकिन उसमें डब्ल्यू चोट का प्रयोग करेंगे हम। यस या नो टाइप का 3 था, अब 3 हम लोग डब्ल्यू टाइप के देखते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। पहले मैं कह रहा हूँ वह यहाँ क्यों नहीं आया होगा, वह यहाँ क्यों नहीं आया होगा। तो क्यों नहीं मतलब व्हाई विल ही नॉट हैव कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ तुम कल किसे नहीं हराए होगे, तुम कल किसे नहीं हराए होगे, तुम कल किसे नहीं हराए होगे। किसे मतलब होता है बेटा whom will you not have। हराने के लिए से बोलते हैं डिफीट, तो डिफीटेड किसे मतलब होता है टू एनीवन, टू एनीवन मतलब होता है किसी। क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद मैं क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कौन तुम्हें नहीं आमंत्रित किया होगा, कौन तुम्हें आमंत्रित नहीं किया होगा। एक नंबर के आप मतलब मशहूर आदमी हैं, फेमस आदमी है, आपको कौन नहीं बुलाया होगा, कौन नहीं बुलाया होगा, आमंत्रित कौन नहीं किया होगा आपको। हु विल नॉट हैव इनवाइटेड यू, हु विल नॉट हैव इनवाइटेड यू। तो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का चारों पार्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।